अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने आज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने वबा के बावजूद मईशत के बारे में अच्छी खबर का जिक्र किया। कहते हैं ये कमाल अंदाज में पलट रही है। करंट अकाउंट नवंबर के दौरान भी $447 मिलियन सरप्लस रहा, जो कि अब तक 1.6 अरब डॉलर सरप्लस हो चुका है और मरकजी बैंक के ज़खायर $13 अरब तक बढ़ चुके हैं, जो कि 3 बरस में सबसे ज़्यादा है। यानी यूं गुमा हो रहा है जैसे मुल्की इक्तिसादियात में अब बहुत बेहतरी आने वाली है, यानी महंगाई कम होने जा रही है और आम शख्स की ज़िंदगी पर इसका असर पड़ने वाला है। लेकिन हाल ये है कि मुल्क भर में सस्ती होने वाली गंदम अब दोबारा महंगी हो गई है। दरामद की गई 100 किलो गंदम की कीमत जहां 4,550 रुपए थी, अब बढ़कर 5,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। मुल्क में रवां हफ्ते 23 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसमें बिजली, पेट्रोल, अंडे, चीनी, सब्जी और साबुन वगैरह शामिल है। आज ही के दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम वफाकी वज़रा को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि वजारतें परफॉर्म नहीं करेंगी तो बेहतर गवर्नेंस नहीं दे सकते। हुकूमत के पास 2.25 साल हैं, हमें अपनी कारकर्दगी दिखाना होगी। साथ ही उन्होंने ये भी मिसाल दी कि अमेरिका के नए मुंतखब होने वाले सदर जो बाइडन को तैयारी के लिए तकरीबन 3 माह का वक्त मिला, जिसमें अपनी टीम बना सकते थे, या उन्होंने बनाई। हमें तैयारी के लिए इतना वक्त नहीं मिला। यानी वज़ीर आज़म शायद आज बेहतर परफॉर्म ना करने की वजूहात तलाश कर रहे हैं। बहरहाल सूरत हाल आम शख्स के लिए ख़राब है। आम आदमी की जेब में इस महंगाई का जो बोझ पड़ चुका है ये वही जानता है या उसका खुदा। दूसरी जानिब अगर हम बात करें मुल्क में गैस की, तो सूरत हाल अबतर है। कहीं ताख़ीर से और महंगे दामों LNG खरीदी जा रही है और मुल्क में अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, तो कहीं मुल्क भर में गैस ही मैसर नहीं है। सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, आज के प्रोग्राम में ये हम करेंगे। और इस गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको लोगों की राय सुनाना चाहूँगा महंगाई के हवाले से, कि वो क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हर गरीब आदमी अपनी मुश्किल आसार में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। आगे कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए हैं हम। महंगाई बारे की दसीए जी, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਵੇ। ਚੀਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ है, LPG गैस है तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगी है। गरीब आदमी सुबह के निकले हैं, इतने धक्के खाते खाते 400-500 बचाते हैं, वो 500-400 की सब्ज़ी आ जाती है। अल्लाह पूछने वाला और अल्लाह पूछता है। इमरान खान इस वक्त सारों से बड़ा चोर बन चुका हुआ है, जिसको पता ही नहीं अपनी सीट बचानी है, अपनी कुर्सी बचानी है, अपनी इंजॉय करनी है। और कुत्तों के साथ उनको बकरों का गोश्त खिलाता है। माड़े बंदे को आलू नहीं नसीब हो रहे। 150 रुपये किलो आलू बिक गए हैं, 400 रुपये किलो मुर्गी बिक रही है, जो खोतों घोड़ों की फीड से तैयार होती है। लीडर हैं, कोई गरीब आवाम का कुछ नहीं सोचते। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस का, पानी का और बिजली का। बिजली तो बहुत महंगी हो गई है, तो ये गैस तो आती नहीं है, बिल इतना भेज देते हैं कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। महंगाई बहुत हो गई, इमरान खान ने कर दी है। चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा है। जहाँ जाएँ आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों नेक्स्ट मंथ में उन्होंने बिजली महंगी रही, अब फिर वो कह रहे हैं बिजली और गैस महंगी कर रहे हैं। गर्मियों में बिजली नहीं आती है, सर्दियों में गैस नहीं आती है, और बिल धड़ाधड़ बिल आई जाना, काम टके का नहीं है। उनने बेरोज़गारी इतनी हो गई है, हालात सही नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं रोटी से, लोग तो रोटी से तंग आ गए हैं। और ये बेरोज़गारी इतनी होगी, महंगाई तो एक आखिर महंगाई हो गई है। गरीब बंदे की इनने इमरान खान ने कमर तोड़ दी है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी पिस के रह गया है। ख़ासकर इन 2-2.5 सालों में, जब तक ये इमरान खान की हुकूमत आई है। इससे पहले ये था कि कम से कम गरीब का चूल्हा जल रहा था। इस टाइम जो पिस रहा है मिडिल तबका ज़्यादा पिस रहा है। ठीक है, चीनी देख लें आप, घी देख लें। अब आटा आज मैं लेने गया हूँ, जो मैं 275 रुपये का लाता था 5 किलो, आज मुझे 400 रुपये का लाना पड़ा है। कोई महंगाई नहीं है, ये ताजरों ने महंगाई बनाया। हाँ, इमरान खान ने नहीं बनाया, ये मेरा ईमान है। वो बड़े ईमानदार आदमी है, उसको हम सैल्यूट करते हैं। आपने लोगों की राय जानी। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। महंगाई पर आज के इस प्रोग्राम को, गैस की फराहमी पर आज के इस प्रोग्राम को हमने रखा है और गुफ्तगू को अब आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मेहमानों के पास इस हवाले से कहने के लिए क्या है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आबिद सुलैरी साहब, माहिर इक्तिसादियात हैं। वेलकम टू द शो आबिद साहब। और आपसे सवाल मेरा पहला और बड़ा अहम ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो आज ट्वीट किया है, उस ट्वीट का आम शख्स की ज़िंदगी पर असर कब पड़ेगा। उस ट्वीट का मतन, जैसे कि मैंने अपने इब्तिदाई में कहा कि $4.77 मिलियन का हमारे यहाँ इजाफा यानी सरप्लस हो चुका करंट अकाउंट के अंदर। 1.6
बिलियन डॉलर हमारा एग्रीगेट हो चुका है, सरप्लस हो चुका है करंट अकाउंट के अंदर। आम शख्स की ज़िंदगी पर इसका असर कब पड़ेगा, आम शख्स क्या कह रहा है वो आपने भी सुन लिया। बताइए कि ये आम बंदे तक ट्रिकल डाउन कब होगा? देखिए अगर जो इस वक्त मैक्रो इशारे जिनकी वज़ीर आज़म ने जिनकी तरफ निशानदेही की, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि उनका फ़ायदा जो है वो किस तरीके से पहुंचेगा, तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को कुशन मिल रहा है। जो डॉलर्स इनफ्लोज और डॉलर जो बाहर जा रहे हैं, इस वक्त सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास डॉलर इस वक्त ज़्यादा है, जितने हम अदायगियाँ करते हैं उससे ज़्यादा आ रहे हैं। और यही वजह है कि स्टेट बैंक के पास भी इस वक्त डॉलर्स मौजूद हैं। और ये डॉलर्स अब इस्तेमाल कहाँ पे हो रहे हैं? जब आप गंदम जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको डॉलर्स में पेमेंट करनी है। कल को जब आप वैक्सीन खरीदने जाएंगे तो वैक्सीन की पेमेंट जो है वो भी डॉलर्स में आपको करना होगी। अगर आपको कोई और चीज़ जो है इंपोर्ट करना पड़ रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करना पड़ रहे हैं, या अगर कपास की जो हमारी पैदावार जो है वो इस वक्त अगेन इस साल भी जो हमारी बेल्स थी वो टारगेट से कम रही हैं, और आपको कॉटन यार्न इंपोर्ट करना पड़ता है तो अगेन उसकी कीमत डॉलर्स में इंपोर्ट करना पड़ेगी। तो हुकूमत के पास जो कुशन का होना जो है, एक तो ये है कि ये इंपोर्ट करने के काबिल बनाएगा हुकूमत को, जो कि अदरवाइज अगर करंट अकाउंट सरप्लस ना होता या हुकूमत के जो स्टेट बैंक के ज़खायर अगर उनमें डॉलर्स ना होते तो मुश्किल हो जाता। सेकंड, ये जो रुपए की कीमत है उसको मुस्तहकम रखता है। आपके पास अगर अपने डॉलर्स मौजूद हैं तो आपका रुपया जो है वो मुस्तहकम रहता है, और रुपया मुस्तहकम रहने का अगेन मतलब ये है कि उससे आम जो शख्स है उसकी ज़िंदगी पे डायरेक्ट असर पड़ता है कि इन्फ्लेशन जो कि डेप्रिसिएशन की शक्ल में उसको हार्ट करती है वो नहीं करती। तो ये तो है जो कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किस तरीके से मैक्रो इशारे जो है वो असरअंदाज हो रहे होंगे। जो बात इस वक्त आपने महंगाई की और उसमें खाने पीने वाली चीज़ों की महंगाई जो है वो हम देख रहे हैं कि वो है इस वक्त। अगर आप देखिए मुर्गी के गोश्त जो है वो महंगा हुआ है, अंडे जो है वो महंगे हुए हैं, गंदम की तरफ आपने इशारा किया है। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सीजनल वेरिएशन की वजह से महंगी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मिसमैनेजमेंट की वजह से महंगी हो रही होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इम्पोर्टेड अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगी होती हैं। अब ये मुर्गी या अंडे जो हैं या और चीज़ें ये इंपोर्ट होकर तो नहीं आती हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं। इसमें से कुछ चीज़ें तो डिमांड सप्लाई की वजह से आपको महंगी हो रही होंगी। जो जो मौसम ठंडा होता जाएगा अंडे और मुर्गी के गोश्त की डिमांड जो है तलब उसमें इजाफा होगा। और इसमें यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं, जब से ये बैन लगा है सोशल गैदरिंग्स पे, उन्होंने अपने फ्लॉक साइज़ को कम कर दिया है, क्योंकि उनकी जो मेजर कंज्यूमर इंडस्ट्री जो थी, अगर इंडस्ट्री उनसे मुर्गी का गोश्त नहीं खरीदती तो उनका फ्लॉक साइज़ कम हो गया है। और जब फ्लॉक साइज़ कम होगा तो आपको मुर्गी का गोश्त जो है उसमें उसकी कीमतों में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको कि थोड़ा सा जहन में रखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से। आबिद साहब, मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ, मुझे पहले ये बताइएगा कि ये जो करंट अकाउंट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे पता है या हमारे लेवल पर पता है, जो नॉन इकनॉमिक लोग हैं, कि इसमें हमारी जो इम्पोर्ट है उसमें कमी हुई है और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डिफरेंस, जो गैप है ज़रा वो वाइडन हुआ है। इस अगर तो ये ऐसे ही है तो इसकी बड़ी वजह क्या कोविड को आप नहीं करार देते कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ आ नहीं रही, कंटेनर्स आ नहीं रहे, एक ब्लॉकेट बड़े अरसे पाकिस्तान में अब नहीं है तो चले रहा है। इस हवाले से चाइना जिसे हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, उसकी तरफ से बहुत सारे तो कंटेनर्स बहुत सारे महीने आ ही नहीं सके। तो इसमें हमने कोई बहुत रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं किया, हमारे एनवायरमेंटल ऐसे चैलेंजेस आ गए जिसकी वजह से, मेडिकल चैलेंजेस आ गए, कोरोना आ गया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। क्या ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल, ये साल जो है ये तो एक बड़ा अनयूजुअल साल है, और इस साल में आके आपकी सारी इकोनॉमिक थ्योरीज जो हैं पूरी दुनिया में फेल होती हुई नज़र आ रही हैं। ये साल जो है ये जीडीपी ग्रोथ देखने का या फिस्कल डेफिसिट देखने का या करंट अकाउंट सरप्लस देखने का साल नहीं है। ये साल जो है इसको हमें इस तरीके से देखना है कि इसमें सेहत पे हमारी पॉलिसीज जो है वो कितनी कारगर। बात काटो, यानी जिस चीज़ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब मुबारक दे रहे हैं या खुश हो रहे हैं, इसमें जो इनकी गवर्नमेंट है उसका कोई ख़ास रोल नहीं है। इसमें बहुत बड़ा एक रोल इस कोविड का भी है, जिसकी वजह से हम ना इंपोर्ट कर सके चीज़ें और ना पाकिस्तान में आ सके, और हमारी एक्सपोर्ट जो ऑलरेडी थी वो वैसे की वैसे नहीं, और वो सरप्लस में हम चलेगा। देखिए ना, इसमें कोविड का कंट्रीब्यूशन मौजूद है, लेकिन आपको जो स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ हैं उनकी बहरहाल तारीफ़ करना पड़ेगी कि जो उन्होंने एक टेम्प्रेरी रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी जो है वो ऑफ़र की, या उन्होंने डीएलटी की फैसिलिटी जो है वो
ऑफर की, जो डेफर्ड लायबिलिटी पेमेंट की फैसिलिटी है, या उन्होंने जो फैसिलिटी ऑफर की कि मुख्तलिफ सनतें जो हैं वो अपने वर्कर्स को ले ऑफ करने की बजाय स्टेट बैंक से लोन ले लें और अपने वर्कर्स को एम्प्लॉय रखें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की भी हमें बात करनी चाहिए। बांग्लादेश और इंडिया से ऑर्डर जो है वो तब आपके पास डाइवर्ट होकर टेक्सटाइल को मिले जबकि वहाँ पे मुकम्मल लॉकडाउन था, और हमारे यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से मईशत का पहिया जो है वो धीरे धीरे ही से ही लेकिन वो चल रहा था। तो इसमें कुछ ना कुछ क्रेडिट जो है वो बहरहाल आपको जो मुल्क की मुआशी और इक्तिसादी पॉलिसीज़ हैं कोविड के साल में उनको देना पड़ेगा कि उनकी वजह से भी आपका करंट अकाउंट। लेकिन आबिद साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने जो आज बात की वो उन्होंने मैक्रो लेवल पे, यानी बड़े पैमाने पर जो मुल्की इंडक्शन होती है हमारे यहाँ, पैसे की आती है, खेप आती है, उसकी बात की। जो आम शख्स है, मेरा सवाल आज भी वही है, जो माइक्रो लेवल है, जो आम शख्स है, उसकी ज़िंदगी पे इसका असर सर कब पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, वो ये जानने में इंटरेस्टेड है। जो मैंने पहले बात की कि माइक्रो लेवल पे असर, तो मुझे देखिए उस वक्त असर पड़ रहा होगा जब मुझे वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। अब वैक्सीन जो है वो डॉलर्स में खरीदी जाएगी, वैक्सीन आपकी पाक रुपीज़ में नहीं खरीदी जाएगी। मुझे उसका फ़र्क तब पड़ रहा होगा जबकि टेक्सटाइल मिल से लाने के लिए मेरे पास कॉटन यार्न जो है वो आ रहा होगा, वो इम्पोर्टेड कॉटन यार्न है जो कि अगेन मुझे डॉलर्स में इम्पोर्ट करना है, मैं रुपए में इम्पोर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो अगर कॉटन यार्न आएगा तो आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे होंगे, एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे होंगे और मिल्स चलेंगी तो आपको रोजगार मिल रहा होगा वर्कर्स को, जो उसके साथ जो अलाइड सनतें हैं। सर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान साहब। वेलकम टू द शो। खुर्रम साहब, सर ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज सरप्लस की बात की, उसका जिक्र किया। हमारे साथ आबिद सुलैरी साहब मौजूद हैं। हम जिक्र ये कर रहे हैं कि इस सरप्लस में एक बड़ा अहम रोल कोविड का भी है, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट का जो है वो सरप्लस बढ़ा। अच्छी बात है कि हमारा सरप्लस में इजाफा हो गया। आम शख्स की ज़िंदगी पर सर इसका असर कब पड़ेगा? मेरे पास ये रेट लिस्टें मौजूद हैं, हुकूमत की शाया की हुई। आज भी चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, छू रही हैं। 23 चीज़ें हमने इस हफ्ते के अंदर महंगी की हैं हुकूमत ने। आम शख्स पे इसका असर कब पड़ेगा जनाब? नहीं, देखिए जनाब, मैं भी समझता हूँ कि आपने फरमाया कि कोविड की वजह से जो है ये सरप्लस में आ गया और इकॉनमी बेहतर हो गई है। कोविड की वजह से तो पूरी दुनिया के अंदर आपने देखा है कि लोगों की इकॉनमी जो है तबाह हो गई, चाहे वो यूएस हो, इंडिया हो, यूरोपियन कंट्रीज हो। आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्रेडिट आपको प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज को देना पड़ेगा जो कि पिछले 2 साल से चल रही थी, और उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट आना है कि कोविड के दौरान भी आपकी इकॉनमी बेहतरी की तरफ आई। आप अंदाजा लगाएं, अगर अभी कोविड नहीं होता तो मैं समझ रहा हूँ कि आपकी इकॉनमी इससे भी ज्यादा बेहतरी की तरफ जाती। सो इसको अप्रिशिएट करना डेफिनेटली जो है डिजर्व करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज पे जो है उनको अप्रिशिएट किया जाए। एज फार एज इन्फ्लेशन की आपने बात की, महंगाई की आपने बात करी, ये एनालिस्ट कह रहे हैं, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि करंट अकाउंट में जब भी सरप्लस होता है उसमें बड़ी वजह यह है कि इंपोर्ट हमारी कम हो जाती है, एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ इंपोर्ट हुआ ही नहीं है पिछले कई महीने, हमने कोई चीज़ ली ही नहीं है प्राइमरीली चाइना से, जिसकी वजह से हमें वहाँ से ब्लॉकेड हुई और फिर हमारी एक्सपोर्ट जो थी जो रूटीन। तो क्या जनाब आपके अकाउंट्स ये नहीं बता रहे हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बूम आएगा? आज पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो अपनी ऊंचाई तक पहुंच गई है। आज पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बढ़ गया है, पाकिस्तान में डॉलर नीचे आ गया है, पाकिस्तान की फैक्ट्री इंडस्ट्री बढ़ गई है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ गई है, पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री बढ़ गई है। ये तमाम इंडस्ट्री जो कि बता रहे हैं कि आज पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो गई है, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अगर इम्पोर्ट नहीं हो रहा तो एक्सपोर्ट तो आपका बढ़ा ही बढ़ा, तो ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं है। साथ आपने महंगाई के बारे में कहा है कि जाहिर है कि महंगाई को भी कंट्रोल करने में टाइम लगेगा, लेकिन आज आपके आटे के रेट कम हो गए, आज आपके चीनी के रेट कम हो गए, तो चीजें बेहतरी की तरफ तो आ रही है। ज्यादा आटे का रेट बड़ा है खुर्रम साहब, आज 100 रुपये 4,550 रुपये पे हम 100 किलो आटा ले रहे थे और आज वो 5,000 रुपये पे मिल रहा है, यानी 500 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है पर 100 kg के पीछे आज।
नहीं, मैंने आपसे कहा कि आप बात ठीक कह रहे हैं। महंगाई में कुछ चीज़ें हैं, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसको डेफिनेटली बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन उसको आप ये ना समझें कि एक रात के अंदर वो सब कुछ हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आई हैं और मुझे यकीन है इस बात का कि इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है और महंगाई का खात्मा करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। जाहिर है उसका बहुत गरीबों में आता है तो उसको एड्रेस किया जा रहा है, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हुई हैं उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। उसके बाद अगर खामोशी रहे तो मुनासिब नहीं है। जिस तरीके से एहसास के जरिए पाकिस्तान के अंदर जो है लाखों लोगों को कितना बेनिफिट हुआ है, किस तरह हाउसिंग स्कीम आ रही है, किस तरीके से एहसास के जरिए एहसास कफालत प्रोग्राम का लंगर खाने आए, किस तरीके से जो है वो रहने के लिए जगहें दी जा रही हैं, सहूलत की जो जगहें मिल रही हैं, तो ये सारी वो भी पॉलिसीज हैं जिसको आप अप्रिशिएट करें। और आपकी जो पिछली गवर्नमेंट है उनसे तो बेहतर ही मैं समझ रहा हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है एट द मोमेंट। अच्छा, ये बताएं सर कि आपने बाकी और प्रोग्राम्स का जिक्र किया, आपको लगता नहीं कि आपकी गवर्नमेंट के लिए इस वक्त तमाम बड़े प्रोग्राम्स से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन है? अब भी तकरीबन 10.5 के करीब हमारा इन्फ्लेशन रेट है जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। बिल्कुल, तो इसको प्रायोरिटाइज सर क्यों नहीं करते? आज भी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आज भी वज़ीर आज़म ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि तमाम वज़रा का जो इजलास था वफाकी वज़रा का, उसके अंदर उन्होंने ये बात कही कि तमाम वज़रा को परफॉर्म करना होगा, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये बैड गवर्नेंस होगी और फिर हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अगर 2.5 साल के बाद भी खुर्रम भाई ये बताएं, अगर आज ये हमने स्टेटमेंट देनी कि हम नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा ना हुआ तो लोग क्या टेस्ट तो नहीं उनके ऊपर हम कर रहे थे, कोई ट्रायल नहीं, मेरे ख्याल से कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, इसमें काम करने की ज़रूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर आराम कर रहे हैं। 2.5 साल के अंदर एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली है और आप मैं वज़ीर आज़म की ईमानदारी पे भी आप शक नहीं कर सकते, ना ही उनकी टीम के ऊपर कर सकते हैं। हर शख्स अपनी जगह काम कर रहे हैं और वक्त के साथ मैं समझ रहा हूँ बेहतरी आ रही है। आपके सामने जो रोजगार का जो मसला था, आज बहुत सारे शहर हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे आपके स्किल्ड लेबर की जो है वो शॉर्टेज है। ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे आपको आपकी जो सनतें हैं वो दिन रात चल रही हैं, 24 घंटे चल रही हैं। किस तरीके से सनतों को जो है एक रिलीफ दिया गया है बिजली के मद के अंदर भी। तो जो चीज़ आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर देखा जाए कि अच्छे काम हो रहे हैं उनको आप कहाँ खड़ा करेंगे, उसको आप अप्रिशिएट करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन महंगाई का खात्मा ज़ाहिर है कि वो लाजिम है, उसके ऊपर कोई दूसरी बात नहीं है। मैं आपकी बात को बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ खुर्रम शेर जमान साहब मौजूद, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। आबिद साहब, बैक टू यू सर, ये बताएं कि इंडस्ट्री और जॉब्स, ये पाक इंसाफ की गवर्नमेंट इसको फाल करने में कितनी कामयाब हुई है और इसके फाल ना होने में जिम्मेदार क्या यही है या माजी की हुकूमतें? आपका क्या एनालिसिस है? मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा इसको डीप क्रिटिसाइज करके अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री, अगर मैं जो लोकल इंडस्ट्री को एक मेजर फैक्टर कि लोकल इंडस्ट्री आपकी जब स्लम उसमें आता है वो आपकी ओवर वैल्यूड करेंसी होती है। अगर आप अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली स्टेबलाइज रखते हैं जैसा कि पिछले 6 सालों में किया गया, 5 साल पहली हुकूमत में और 1 साल बाद में जब तक के पीटीआई गवर्नमेंट IMF प्रोग्राम में नहीं गई, तो उसका नुकसान ये होता है कि आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो सस्ती आपको लगती हैं क्योंकि रुपया आपने आर्टिफिशियली उसको स्टेबल किया होता है, आपके पास डॉलर्स होते नहीं है और जो भी चीज़ आप मंगवाते हैं डॉलर्स में, अगर डॉलर 110 रुपये या 105 रुपये पे मसनूई तौर पे रखा जाए तो $2 की चीज़ आपको जब 210 रुपये की पाकिस्तान में मिलती है तो पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट होती है वो उसको कम्पीट उस तरीके से नहीं कर पाती क्योंकि आपकी इंपोर्टेड आइटम सब्सिडाइज होकर बिक रही होती हैं और इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती चली जा रही होती है। दूसरा, अगर मैं देखूं तो जो बिजली और गैस के टैरिफ थे उनकी वजह से भी इंडस्ट्री जो है उस पर एक खासा टफ टाइम था। अब अगर इस पिछले 5-6 महीने में देखें और जो कि मेनली अगेन कोविड की वजह से पाकिस्तान कर पाया क्योंकि कोविड के सिलसिले में जो पैसे मिले थे वो लाइवलीहुड्स को रिवाइव करने पे या हेल्थ पे खर्च करने थे, जो IMF से मिले थे, जो ADB से मिले, वर्ल्ड बैंक पे मिले। तो आपने देखा कि एक तो जो बिजली के टैरिफ पे एक पीक और ऑफ पीक आवर्स जो थे उनका खात्मा हो गया कि आप इंडस्ट्री जो है उसको दिन को चलाएं, रात को चलाएं, किसी भी टाइम पे चलाएं। अब साहब, इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, बड़ा अहम सवाल है जो अभी एनर्जी क्राइसिस मुल्क के अंदर है और गैस का जिक्र बार बार हो रहा है। कोई 122 अरब कह रहा है, कोई 100 अरब कह रहा है, कोई 115 अरब कह रहा है। इसकी एक तो हमें बताएं एग्जैक्ट फिगर क्या है, डायरेक्ट और कोलैटरल डैमेज दोनों की, और दूसरा ये बताइए कि इसका जिम्मेदार आप क्या जो करंट पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर हैं, उनको इसका जिम्मेदार नहीं ठहराते आप? देखिए, अगेन इस पे अभी एक प्राइवेट टीवी चैनल में इस पे जो साबका वजीर आजम और नदीम बाबर साहब इनके दरमियान एक डिबेट हुई थी, एक मुनाजरा हुआ था
इसको शायद कुछ एक्सपर्ट्स को इन दोनों के फिगर्स को वेरीफाई करना चाहिए। दोनों जो साहिबान हैं इन पब्लिक वो अपनी अपनी बात जो है वो दोहरा रहे थे और उनके अपने अपने नंबर्स और अपने अपने फिगर्स थे। तो इस पे एक एक्सपर्ट असेसमेंट जो है जब तक वो नहीं होगी तब तक हम गेस्टिमेट तो दे रहे होंगे कि एक पार्टी कह रही होगी कि 200 अरब रुपए का या 300 अरब रुपए का नुकसान होगा। आपका सर क्या एनालिसिस है आबिद साहब? इसको LNG सिर्फ एक कंपोनेंट है, इसको हमें थोड़ा सा बिगर पिक्चर को देखना होगा। LNG जो है उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट में शामिल कर दिया गया है, इसको गैस से निकाल दिया गया था जब ये टर्मिनल बने थे और उसकी वजह से भी आपका जो एक गैस एनर्जी सर्कुलेट है वो बढ़ रहा है। आपकी जो डोमेस्टिक गैस है वो बहुत सस्ती है, जो इम्पोर्टेड LNG है वो बहुत महंगी है और जब आप मिक्स करके अपने सार्फिन को देंगे तो ये थोड़ी सी पोलिटिकल मालिक तो हुकूमत को शायद इस वक्त मिल रही होगी कि सर्दियां हैं और सर्दियों के बावजूद गैस लोड शेडिंग कम है, लेकिन उसका जो सर्कुलेट की शक्ल में असर आएगा वो ज्यादा बड़ा होगा। तो हमें इस पूरे एनर्जी सेक्टर को रीड करना होगा, इसको सिर्फ LNG तक हमें। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ आबिद सुलैरी साहब मौजूद। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क के अंदर शदीद बहरान है, गैस की कमी है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर गैस मिल नहीं रही, इंडस्ट्रीज़ को गैस नहीं मिल रही। इंडस्ट्रीज़ तो दूर की बात, बहुत सारे घरों के अंदर भी जो है वो गैस की फराहमी एक मसला बनी हुई है। इस हवाले से हमने आज लोगों से कुछ बात की, उनकी राय, उनका ओपिनियन और उनका तजुर्बा आपको सुनाते हैं कि गैस के हवाले से क्या है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही, बिल आ जाता है 1000-1200 रुपया तारन करजई हो जाते हैं। गैस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। हम लोग तो सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अक्सर लोग जो हैं वो कंप्रेसर वगैरह का इस्तेमाल कर लें, जिसकी वजह से जिनके घरों में आ रही होती है वो भी नहीं आती। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इमरान खान की हुकूमत अब आ चुकी है, इसने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। और पहले नवाज शरीफ के दौर में गैस तो आती थी, अब इतनी भी नहीं आती कि हम रोटी ही बना सकें। जिस तरह मुश्किलात हमको है ना, न गैस आ रहा है, न बिजली आ रहा है, न टाइम से पानी आ रहा है, जिस तरह मुश्किलात से हमें दरपेश है ना, ये मुश्किलात न पहले हुकूमत में थे जिस तरह ये हुकूमत में है। गैस तकरीबन 1.5 माह से नहीं आ रही, बिल गैस आ नहीं रही और बिल उससे भी ज़्यादा दुगने आ रहे हैं। गैस हमारी बिल्कुल ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं, ना होने के बराबर क्या है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। रात को आपको पता सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, रात को जब जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से ठंडा खाना ही खाना पड़ता है। नहीं आ रही भाईजान, इधर खाना पकाना बड़ा मुश्किल है, घरों में भी नहीं आ रही गैस, बहुत परेशानी बनी है। एक हफ्ता हो गया वो जी गैस नहीं आ रही, बड़े परेशान हैं, ना रोटी लभ रही खान। गैस आ नहीं रही, ਬੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, शाम ਨੂੰ आन के मां ਨਾਲ ਉਂਝ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਹਰ रक्षा चलाने हैं। जी, ये आपने लोगों का ओपिनियन और राय सुनी कि जिन जिन जगहों पर गैस की फराहमी नहीं है वो किन मसाइल से गुजर रहे हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद अब्बासी साहब। जावेद अब्बासी साहब, आप अपोजिशन होने के नाते अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? सड़कों पर आप निकल आए हैं, PDM के बैनर तले आपने इत्तेहाद करके जलसे जुलूस और अब मार्च का सिलसिला शुरू कर लिया। अपोजिशन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, हुकूमत पर यकीनन होती है, लेकिन अपोजिशन का एक बड़ा अहम किरदार होता है। आप उस रोल को किस तरह निभा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जब ये हुकूमत आई है, पहले इन्होंने कहा कि 6 महीने में अपनी इकानमी ठीक करेंगे, फिर इन्होंने कहा साल ठीक करेंगे। कितनी कीमतें इस दौर में बढ़ी हैं, शायद कितनी कीमतें नहीं बढ़ी हैं। वो आप दवाइयों की देख रहे हैं, आटे की देख लें, चीनी की देख रहे हैं, बाकी कमोडिटी जितनी भी इस्तेमाल होती है उनको देख। पहले हम हाउस के अंदर उनको कहते रहे हैं, हाउस के अंदर डिस्कशन होती रही है, बजट में इनको तजवीज़ दी है, इनको समझाने की कोशिश की है, इनको कहा है कि मेहरबानी करके मुल्क की इकानमी बढ़ती जा रही है और ऐसा ना हो कि मुल्क की इकानमी ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए जब सारे मिलकर ठीक कर सकते हैं। और जब इकानमी खराब हो रही होती है, महंगाई बहुत बढ़ रही होती है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, तो कॉमन मैन जो आम आदमी है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, हर घर अफेक्ट होता है। लेकिन मैंने कोई बात मानने से इनकार कर लेते थे, ये सिर्फ यही कहते थे कि करप्शन खत्म कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम सबको जेल में भेज देंगे, हम नैब लगा दिया है। लेकिन अक्सर इस वजह पाकिस्तान को तवज्जो न देने की वजह से आज पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन और सबसे ज्यादा महंगाई जो है इस वक्त पाकिस्तान में, और बदतरीन हालात है पाकिस्तान में इस वक्त इकानमी से रिलेटेड है। लिहाजा जब इन्होंने ये बात हमारी नहीं मानी, हमने टॉक शो में बात की, PDM के प्लेटफॉर्म पर
ये अवामी इशू है जो हम हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हुकूमत की मौजूदगी में ये इशू सॉल्व नहीं हो रहे, हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है, हुकूमत इकानमी ठीक नहीं कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं कर रही है। तो ये वो सारे इशू है जिसको लेकर अच्छा अब्बासी साहब, जो मौजूदा हुकूमत है वो आपको ज़िम्मेदार ठहराती है? मौजूदा हुकूमत के जितने मुशीरान हैं, वज़रा हैं, उनका कहना ये है जो इसको डील कर रहे हैं कि जो माजी की हुकूमतें हैं और ख़ुसूसन आपकी यानी मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो ऐसी ख़राबी डाल के गए हैं सारे इकनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि उसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है और हम उस डैमेज को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आप इसको किस तरह काउंटर करेंगे? आप बिल्कुल तो नहीं कह सकते कि आपके दौर में दूध और जो है वो शहद की नहरें बह रही हैं, सब कुछ ठीक था। अगर ये बात मैं इनकी सच मान लूँ तो हम इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जब हमने हुकूमत छोड़ी और जब आपने हुकूमत इन्होंने दी है तो मेहरबानी करके कोई तो आप बेहतरी करते ना, कोई आप इसमें महंगाई में कमी ले आते, कोई बेरोजगारी में कमी ले आते, कोई इन्वेस्टमेंट ज्यादा आते। जब प्राइसेस हमने रखी हुई थी वो गलत पॉलिसी की वजह से रखी हुई थी, तो वो तो बेहतर पॉलिसी थी जिसकी वजह से आज प्राइसेस आप अंदाजा कर लें कि उस वक्त की प्राइसेस देख रहे और आज की प्राइसेस देख रहे, उस वक्त की जो कीमतें थी और आज की कीमतों में जमीन और आसमान का फर्क है। उस वक्त ग्रोथ क्या थी और आज ग्रोथ के हालात देख लें, उस वक्त इन्फ्लेशन क्या था और आज का आप देख लें, उस वक्त रेवेन्यू जितना हम इकट्ठा कर रहे थे आज देख लें कि इन्होंने क्या काम किया। तो हम कहते थे कि अगर आप लोगों को क्लेम करके आए थे कि हम बेहतर गवर्नेंस करेंगे, हम बेहतर हुकूमत करेंगे, हमारी पॉलिसी बेहतर होगी, तो 2.5 साल गुजरने के बाद यहाँ पाकिस्तान के हालात बेहतर होते ना। अगर हमसे ये बेहतर हमारी बहुत बुरी थी तो आज इनकी तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आज यहाँ खड़ा कोई इन्होंने आके कर दिया। आप उस वक्त जो कीमतें का अगर मुआवजे का कोई चार्ट आपके सामने और पेश करें तो जमीन आसमान का फर्क है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 5 सालों में एक दफा भी हमने इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें नहीं महंगी की, गैस की कीमतें महंगी नहीं की, हम रोजमर्रा की चीजों को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ तो हर 15 दिन बाद 1 महीने बाद महंगाई का तूफान खड़ा होता है। ये इल्जाम पहले 6 महीने तो खैर है इन्होंने बातें की थी, अब 2.5 साल के बाद भी अगर ये कह रहे हैं कि पुरानी हुकूमतों की वजह से है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा। अच्छा अब्बासी साहब, आप ये बताएं, ये तो आपने कह दिया कि जी हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कहती है कि आपने आर्टिफिशियली डॉलर की कीमत को रोक के रखा, आपने कर्ज़े लिए, कर्ज़ों से आपने डॉलर को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है वो नहीं हुई और लोगों ने आपकी तारीफ़ की, जी बड़ा अच्छा दौर था। बट ओवरऑल जो मुल्की इकॉनमी है, जो जीडीपी है, जो उसके अंदर जो कर्ज़े हैं उसकी शरह के अंदर आपने ऐसी ख़राबी पैदा की कि उसका खुमियाजा या तो अब हुकूमत पाकिस्तान यानी ये मुल्क पाकिस्तान भुगतता या फिर अवाम भुगतते। तो इस हुकूमत ने यह तय किया कि हम हुकूमत या मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, अवाम को थोड़ा सा मुश्किल वक्त गुजारना होगा, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये जो आर्टिफिशियल तरीके से रोका गया था आपके दौर के अंदर पैसे के बढ़ने को, उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए अगर एक तो होता है ना सच कहना और एक होता है इल्जाम लगाना और झूठ बोलना, उससे तो कोई हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। सच ये है कि जिस तरह भी कंट्रोल किया है, डॉलर का पोजीशन जो है वो ₹100 की पोजीशन रखी हुई है, डॉलर को कंट्रोल रखा गया है, कीमतों को कंट्रोल रखा गया है। सबसे बड़ी इन्वेस्ट है पाकिस्तान अमीर कॉरिडोर के नीचे बहुत बड़ी इन्वेस्ट आई 43 बिलियन $56 हो गए बिलियन की। पाकिस्तान की इकानमी और तमाम डिस्ट्रिक्ट वो किस तरह चल रही थी। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई आपने देखा था यहाँ 12-12, 14-14 घंटे लोड शेडिंग थी, सारी इंडस्ट्रीज बंद थी। हमने इन सालों में 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करके सिस्टम में डाले थे, डाल के गए, लोड शेडिंग कम किया है, एनर्जी के क्राइसिस सारे खत्म किए, टेररिज्म था उसका खात्मा करके गए। और सबसे बेस्ट उस वक्त सारी जितनी भी दुनिया की इंडिपेंडेंट एजेंसीज थी वो कह रही थी कि पाकिस्तान की इकानमी सबसे बेस्ट इकानमी है जिसको फंक्शन करे। स्टॉक एक्सचेंज आप देख लेते उसका काम पहुंच गया था, आज इनका काम पहुंचा हुआ है। ये इल्जाम नहीं दे रहे, ये इनको जिस आदमी को इन्होंने सबसे पहले कहा था कि असद उमर है जी, ये बहुत जानता है जी इकानमी, इससे बेहतर इकानमी को चला नहीं सकता। 6 में 1 साल बाद इन्होंने कहा जी हमारी से गलती हो गई कि हमने कैसे मिनिस्टर को कहा जो मुल्क नहीं चला सका। अब एक और मशीर साहब पकड़ के लेके आए जिनके पास पाकिस्तान में सिर्फ वो IMF के कहने पर आके काम करते, ये टीम नहीं है, इनके पास विजन नहीं है, ये काम कर नहीं सकते, सोच नहीं है, इस टीम के साथ मुल्क को आगे नहीं लाया जा सकता। अच्छा अब्बासी साहब, देखें अपोजिशन का जो काम है वो हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद करना यकीनन है, लेकिन इसके साथ उस पर और बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, जैसा कि उसको हुकूमत के साथ बैठ के बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिस पे अपनी राय देनी होती है, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देना होता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है, और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसका हल निकालना होता है। यानी आप मुंतखब नुमाइंदगान हैं, आप पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, हुकूमत पर यकीनन होती है, लेकिन आप इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं और हुकूमत के साथ बैठ कर किसी भी मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं है।
महंगाई एक बड़ा मसला है, आपने उसके लिए हुकूमत के साथ बैठकर मसला हल करने में क्या कंट्रीब्यूट किया? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की वो बात भी ठीक है, लेकिन ये मामला ये है मेरे भाई के हुकूमतों के होते हैं। अपोजिशन का काम हमेशा दुनिया पूरी में अपोजिशन ये काम कर रहे थे कि हुकूमत को बहुत सी कमजोरियां बताती है, वो हुकूमत को जो है वो बताती है कि ये काम आप गलत कर रहे हैं, वो पॉइंट आउट करती है उनकी चीजें, वो गवर्नेंस के इशू ऊपर नजर रखती है, वो पार्लियामेंट में चीजों को रेज करती है कि ताकि ये बेहतरी कर सके। बेहतरी अल्टीमेटली हुकूमत ने करना होती है, अपोजिशन के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है। हम असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, आपके टॉक शोज में, मीटिंग्स में बार बार इनको पावर करवाते हैं और तो बताते हैं कि मेहरबानी करके ये ठीक करें। लेकिन जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन को दुश्मन समझते हो, अपोजिशन के साथ बैठना दोबारा न करते हो, झूठे इल्जाम लगाते हो, उनके साथ वो कहते हैं कि ये इनके साथ हाथ मिलाना मैं बराबर नहीं समझता। आप क्या समझते हैं कि उस मुल्क में अपोजिशन की कोई राय का कोई एहतराम करता है? ये उन जमहूरी मुल्कों में अपोजिशन को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जो जमहूरियत में बिलीव है वो अपोजिशन को गले लगाते हैं, वो अपोजिशन की बातें सुनते हैं, वो अपोजिशन की बातों पर अमल करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हम इनकी बातों पर अमल करेंगे तो अल्टीमेटली ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी, मुल्कों के लिए बेहतरी होगी, उस मुल्क का फायदा होगा। लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है, वो तो समझते हैं कि हम अकेले कुल हैं और बात सुनना तो दूर की बात है, देखना भी दोबारा नहीं करते। ऐसे हालातों में हुकूमतें बिठाती है हमेशा अपोजिशन को, हमें सुनते हैं अपोजिशन को साथ देके चलती है। हुकूमत हमेशा एहतमाम करती है कि यहाँ बैठ कर इन इशू पे बात करें, यहाँ तो हम मिलते कर रहे हैं और वो नहीं बैठ। अच्छा, ये बताएं आखिर में अब्बासी साहब, अब जो आप लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और जो इस्तीफों की बाज़गश्त है, कुछ दिन बाकी रह गए हैं, इससे आम शख्स की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, आवाम का यही फायदा है कि जब तक ये हुकूमत रहेगी उस वक्त तक आवाम की मुश्किलात में हर रोज इजाफा होगा, हर रोज महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, करप्शन के किस्से होंगे, आटे चीनी के बहरान आएंगे, दवाइयों की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल रुक गई है पाकिस्तान के अंदर। इस हुकूमत को छुटकारा हासिल करने के लिए हमारे पास असेंबली के अंदर और असेंबली के पास जितने भी ऑप्शन है वो आप अपनी जिंदगी खतरे में डालकर इनका छुटकारा चाहते हैं ताकि पाकिस्तान की आवाम के लिए हमको बेहतरी कर सके। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ जावेद अब्बासी साहब मौजूद थे, पान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है, आपसे कल इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।